ये जी का जंजाल है, ये जे डबल ई जो है जी, ये जी का जंजाल है और उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। समहाउ ये एक समा बंधा हुआ है कि आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत आराम की ज़िंदगी। इतना बड़ा मिथ है ये, इतना बड़ा मिथ है और इस मिथ के साथ सारे पेरेंट्स जी रहे हैं, सारे विद्यार्थी जी रहे हैं। तो मतलब सूर्य को जल चढ़ाने से कुछ होता है? आई विल से कि भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता है। अब 4 में से 3 शिक्षक जो वहाँ पे पढ़ाते थे, मुझे उसका 5% भी पता नहीं चलता था कि क्या बोला उन्होंने। इतनी अंग्रेज़ी आती थी कि मैं किताब पढ़ सकता था, इतनी अंग्रेज़ी आती थी कि मुझको लिखने के लिए अगर कहा जाए तो मैं लिख सकता था, सवालों के जवाब दे सकता था लिख करके। ग्रामर बहुत गलत होगी उसके अंदर में, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैं समझा सकता था। तो लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था। क्या नहीं आता था? सुनना नहीं आता था। 14.5 अरब साल पहले जो धमाका हुआ था, उससे जो हीट निकली थी, उस हीट के कारण जो गर्मी है, वो गर्मी जो फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, उसको लोगों ने एक्चुअली मेज़र किया और वो 2.7 ही निकल करके आई। जो ज़िंदगी जीने के लिए जो अपनी सोच होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आप खूब सारा स्कूल कॉलेजेस में पढ़ोगे, डिग्री खूब बड़ी बड़ी लोगे, खूब से ढेर सारे नंबर लोगे, तब आपकी वो सोच विकसित होगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अनएक्सप्लोर्ड के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अनएक्सप्लोर्ड इंटरव्यू कम एक क्लासरूम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हैं आईआईटी कानपुर के एक महान शिक्षक, जिन्होंने हमें सिखाया कि फ़िज़िक्स सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जादू है। आज के हमारे मेहमान फ़िज़िक्स के लेजेंडरी प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा जी हैं, जिनकी किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ़िज़िक्स, जिसके अब तक के 50 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं, जो फ़िज़िक्स को जलेबी और झुमकों के सहारे आपके दिमाग में आराम से पहुंचा देते हैं। जहां दूसरे लोग कठिन सवालों में उलझ जाते हैं, वहीं प्रोफेसर वर्मा उन्हें कहानी की तरह आसान बना देते हैं। सर, आपका अनएक्सप्लोर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। कानपुर की इस ठंड में आप ये हाफ टी शर्ट में कैसे मैनेज कर रहे हैं और इसमें क्या फिजिक्स है? फिजिक्स कुछ भी नहीं है, वो सारा खेल जो होता है वो मस्तिष्क का होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और आशावादी रहते हैं, समस्याएं होती हैं तो उनसे जूझते हैं लेकिन निराश नहीं होते हैं, तो उसका असर पड़ता है शरीर के ऊपर। आपकी जीवन यात्रा के बारे में अगर आपसे पूछें तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? अपने क्लासरूम से या आईआईटी कानपुर से? नहीं, हम तो बहुत बचपन से शुरू करेंगे। तो स्कूल डेज़ में आप पढ़ाई में कैसे थे? एक्चुअली स्कूल डेज़ में मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कहा जाता था। आपने पूछा मैं कैसा था? मैं बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छे थे। मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बहुत अच्छा कहलाता नहीं था क्योंकि ग्रेड कार्ड के ऊपर अच्छे मार्क्स नहीं होते थे। तो एक ये बड़ी विचित्र सी बात है कि अपने स्कूल के सभी शिक्षकों का मैं चहेता हुआ करता था। सभी से पूछो कि भाई क्लास के अंदर में आपके क्लास में कौन सबसे अच्छा बच्चा कौन है, रिसेप्टिव, सीखने वाला, इंटेलिजेंट, तो अक्सर लोग मेरा नाम लिया करते थे। लेकिन ग्रेड कार्ड के ऊपर आप देखो तो लोग पास भी नहीं करते थे मुझे, 30 नंबर भी नहीं देते थे 100 के अंदर में। मैं लिखता ही नहीं था। किस सब्जेक्ट में? किसी भी सब्जेक्ट। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर में मार्क्स का बहुत महत्व कभी हमने दिया नहीं, उसके लिए कभी हमें परेशान होना नहीं पड़ा, और लेकिन सीखने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा रहती थी। क्लास में अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको सीखने की प्रवृत्ति बहुत थी, लेकिन सीख लिया तो सीख लिया, फिर भूल गए, महीने भर में भूल गए तो भूल गए। फिर से परीक्षा के समय में उसको रिवाइज करो, याद करो तो भी नंबर लाने हैं। ये अपने को गंवारा नहीं था, तो इस कारण से परीक्षाओं में नंबर खराब आते थे, लेकिन सीखा बहुत मैंने। सीखा बहुत।
फिर फिज़िक्स की तरफ कैसे रुझान बढ़ा सर? और कुछ था ही नहीं। आह, क्योंकि उस समय में ये बहुत सारी चीज़ें मालूम भी नहीं थी। अपना छोटा सा परिवार था और छोटे से परिवार की थोड़ा सा ही एक्सपोज़र था। मेरे बड़े भैया शिक्षक थे, पिताजी स्वयं शिक्षक थे, तो उसका एक्सपोज़र हमारा बहुत कम चीज़ों का ही था। तो उसमें से फिज़िक्स में मन लग गया तो लग गया। फिज़िक्स में मन लग गया। फिर आपने पटना कॉलेज ऑफ साइंसेज में पढ़ाई की, वहाँ की कुछ आपकी यादें, वहाँ के प्रोफेसर्स? हाँ जी, वो पटना साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। पटना साइंस कॉलेज बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज तो था ही था, और सभी जगह से जो बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाते थे बच्चे वो पटना साइंस कॉलेज में आने के लिए बेताब रहते थे, वहीं अप्लाई करते थे। तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, पहली लिस्ट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। हालांकि वो हाई स्कूल तक आते आते मेरे को पढ़ने की आदत पड़ गई थी जी। तो इसलिए नंबर आने शुरू हो गए थे, लेकिन इतने नहीं आए थे कि पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन धड़ल्ले से हो जाता। लेकिन हाँ, वो वेटिंग लिस्ट से सेकंड लिस्ट में से वो एडमिशन फाइनली हो ही गया और मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। तो वहाँ का तो बहुत अच्छा है, वहाँ की लेबोरेटरीज़, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का पूरा वातावरण, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है और मैंने बहुत सीखा वहाँ पे पटना साइंस कॉलेज। मेरा बेसिस जो है फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का जो मेरा बेस है इतना मजबूत वहाँ पर हुआ कि जब मैंने एमएससी 2 ईयर के लिए IIT कानपुर में मैंने गया और परीक्षा दी मैंने, तो बिल्कुल परेशानी नहीं हुई एडमिशन होने के अंदर में। फर्स्ट लिस्ट एकदम बिल्कुल, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया हुआ और पहली बार में एडमिशन फटाफट IIT कानपुर के अंदर में मिल गया मुझको एमएससी में। तो वो पटना साइंस कॉलेज की ही देन थी। आप बताते हैं, मैंने रिसर्च में जाना ये कि जब आप IIT कानपुर में इंटरव्यू देने आए तो आपने कहा क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो ये हम हिंदी भाषी प्रदेश या हिंदी भाषी बच्चों की सबसे ज़्यादा ये समस्या होती है कि जब हायर स्टडीज़ में जाते हैं, स्पेशली साइंस में, तो अंग्रेज़ी एक माध्यम बहुत रोड़ा बनता है। आपके लिए ये सफ़र कैसा था? देखो क्या है ना कि ज़िंदगी है और संसार है, तो कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, परेशानियाँ, हर्डल्स तो आएंगे ही आएंगे ना। वो तो आएंगे ही आएंगे, कभी इस रूप में आएंगे, कभी उस रूप में आएंगे, कभी उस रूप में आएंगे। तो अपने को इस बात का विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि जो समस्याएं आएंगी हम उस समय उसमें से रास्ते ढूंढ के निकालेंगे और उसको हम उससे परेशान नहीं होना है, अपने को उसके कारण से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्कि वो चुनौती की तरह लेना है कि अच्छा ये है, चलो ठीक है, करते हैं, इसका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो मेरे टाइम पे जब मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, वहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं इंटरव्यू के समय मैंने उन लोगों को कहा कि क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप हिंदी में दे सकते हो। तो मेरा अपना इंटरव्यू लगभग पूरा हिंदी में ही हुआ और हाँ, उन लोगों को भी तलाश इसी बात की थी कि भाषा आती है कि नहीं आती है, उसे कोई मतलब नहीं था। उनको भी था कि हाँ बच्चा सोचता कैसा है, बच्चा कैसे नई तरह के सवाल में पूछूं तो कैसे उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करता है, उसकी एनालिसिस कैसे करता है, कैसे उसके ऊपर अप्रोच क्या होता है। तो उन्होंने जो भी सवाल अपने उन्होंने बना के रखे थे वो सब किए, तो वो सब अच्छा बढ़िया, वो पटना साइंस कॉलेज की देन थी कि वो सब बढ़िया गया, तो एडमिशन वहाँ पे फटाफट हो गया। अब जब क्लासेस शुरू हुए तो 4 कोर्सेज थे हमारे, थियोरी के और एक एक्सपेरिमेंट का। अब 4 में से 3 शिक्षक जो वहाँ पे पढ़ाते थे, मुझे उसका 5% भी पता नहीं चलता था कि क्या बोला उन्होंने। इतनी अंग्रेज़ी आती थी कि मैं किताब पढ़ सकता था, इतनी अंग्रेज़ी आती थी कि मुझको लिखने के लिए अगर कहा जाए तो मैं लिख सकता था, सवालों के जवाब दे सकता था लिख करके। ग्रामर बहुत गलत होगी उसके अंदर में, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैं समझा सकता था। तो लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था। क्या नहीं आता था? सुनना नहीं आता था। भाषा आपको थोड़ी थोड़ी अगर आती है और अच्छी तरह से नहीं आती है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताब है ना सामने में। एक सेंटेंस अगर मुझको नहीं समझ में आता है तो वो सेंटेंस मैं 4 बार पढ़ सकता हूँ, वहाँ पे रुक सकता हूँ मैं।
लिखना अगर है, मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, भाषा नहीं आ रही है, सेंटेंसेस नहीं आ रहे हैं, मुझे टाइम लग रहा है, उल्टा सीधा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स अगर समझाना है, फिज़िक्स समझानी है, तो मुझे जो कहना है वो सामने वाले को समझ आ जाएगा। हालांकि वो उसमें 50 ग्रामर वालों को पकड़ाएंगे तो 50 गलतियाँ बताएंगे, लेकिन वो बट सुनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि तो फ्लो लगातार वर्ड्स पर वर्ड्स, सेंटेंसेस पर सेंटेंसेस लगातार आते चले जा रहे हैं, तो वक्त नहीं होता है कि थोड़ा सा रुक कर के समझे क्या बोला इन्होंने। तो वो बहुत मुश्किल था, मुझको 5% भी पता नहीं चलता था कि बोल क्या रहे। बोर्ड पर जो लिखा उन्होंने वो हम अपना नोट, क्लासेस कभी बंक नहीं की मैंने। यही होता है चुनौती। अगर मेरे को लगता है कि ये बड़ा कठिन है तो मैं क्लास नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या फ़ायदा है क्लास जाने से जब समझ में ही नहीं आना है। लेकिन नहीं, चुनौती को अगर मेरे को स्वीकार करना है, उसमें से रास्ते निकालने, तो मैं क्लास ज़रूर जाऊंगा, उस डिफ़िकल्टी के साथ रूबरू होऊंगा और बिल्कुल सामने से इसके ऊपर मैं हमला करूंगा। तो ये स्पिरिट चाहिए थी, तो वो स्पिरिट थी। तो जो लाइब्रेरी थी, सेंट्रल लाइब्रेरी IIT कानपुर की, वो मेरा फिर जीवन दान वहाँ से मिला। तो यहाँ जो चैप्टर पढ़ाया गया और जो हमारे नोट्स बने, जो बोर्ड पे लिखाया गया, उसके बाद वो विषय जा कर के, और सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर में वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें होती थी। वो भी एक मुश्किल ही रहती है, एक किताब रहे तो आदमी को पता है कि हाँ ये किताब लेना है। वहाँ अगर 20 किताबें पढ़ी हैं तो पहले तो यही नहीं पता चलेगा कि ये वाली उठाएँ कि ये वाली उठाएँ कि ये वाली उठाएँ, एक ही विषय के ऊपर 20। बट एनीवे, तो वो किताब लेकर के फिर जो पढ़ने की मेरी थी कि हम पढ़ सकते हैं, रुक रुक के हम पढ़ सकते हैं, तो हमने पढ़ करके और वो चीज़ें समझी, वो चीज़ें समझी और समझ करके इतना कॉन्फिडेंस बनाया कि परीक्षा के अंदर में वो चारों विषय जो थे, उन चारों में प्लस एक एक्सपेरिमेंट का, 5 विषय जो, तो 5 में मेरे को टॉप ग्रेड ए मिल करके आया पहले ही सेमेस्टर के अंदर में। तो भाषा इतना बड़ा हर्डल नहीं है, जितना बड़ा समझा जाता है उतना बड़ा हर्डल नहीं है। हर्डल तब होता है जबकि आदमी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हर्डल तब होता है ना जबकि आप मन से हार जाते हैं, मुझे तो नहीं आता है, मुझे तो भाषा नहीं आती है, मुझे तो ये नहीं आता है, मेरे को तो ये डिफ़िकल्टी हो रही है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो मन के हार है और मन के जीते है ना। तो वो था जिससे कि हमने बिल्कुल उसको किया, अच्छे नंबर आए, पूरे चारों सेमेस्टर मिला के अपने क्लास में मैंने टॉप किया, सब कुछ किया। तो भाषा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर PhD करी हमने। PhD के समय में थीसिस लिखी जाती है, हमारे सुपरवाइज़र बैठ करके और हमें बताया करते थे कि ये अंग्रेज़ी यहाँ गलत हो रही है, ये अंग्रेज़ी यहाँ ठीक करो, इसको ये करो, वो करो। लगातार सीखते गए। फिर मैंने जॉब किया, पटना साइंस कॉलेज में आकर जॉब किया। 5 लोगों की PhD मैंने कराई वहाँ पे, इतनी मोटी वो लिखी अंग्रेज़ी के अंदर में बच्चों के साथ मिल करके। वापस IIT कानपुर में जाकर 23 इयर्स मैंने IIT कानपुर में पढ़ाया। तो वहाँ तो जो जैसे स्टेज से और अंग्रेज़ी में बोल करके मेरे शिक्षक, मुझे कुछ नहीं पता चलता था कि मेरे शिक्षक क्या बोल रहे हैं। उसी स्टेज पर जाके मुझे भी उसी अंग्रेज़ी में बोलना था, क्योंकि IIT कानपुर में हिंदी में तो पढ़ा ही नहीं सकते हो, पढ़ाना तो उसी में है। तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी में किताबें लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। किसी को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मेरा विकास नहीं होगा, साइंस में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप में ये भरोसा नहीं अपने ऊपर कि हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, तो वो आएगी। चाहे आप अंग्रेजी जानो, चाहे उर्दू जानो, चाहे कुछ भी जान के रखो आप। स्पिरिट अगर नहीं है, वो स्पिरिट, हाई स्पिरिट अगर नहीं है, तो समस्या तो आने वाली है। सर, हम आगे बढ़ते हैं जी। आपने अपनी बुक लिखी कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स 90s में। उसको लिखने के पीछे का रीज़न आप बताते हैं कि आपको लगा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। वो 90s की बात थी। अब आज 2025 है। अगर आपको उस बुक को फिर से लिखने को बोला, मन करे आपका, तो आप अब उसमें क्या नए सिरे से ऐड करेंगे? वो ठीक कह रहे हैं आप। 1992 में पहली बार पब्लिश हुई थी जी। और उसके बाद से उसका कोई सेकेंड एडिशन नहीं हुआ। केवल प्रिंट ही होते हैं। जो हमने उस समय एक बार लिखा गया वो वही चल रहा है। मोर देन 30 इयर्स हो गए उस बात को।
लेकिन ये भी है कि इस 30 इयर्स के अंदर में मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। ऐसा थोड़ा है कि 30 इयर्स हमने बेकार डाले तो इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ा है। जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की थी तो मुश्किल से 5 साल हुए थे मेरे को लेक्चरशिप ज्वाइन किए हुए। तो थोड़े से बच्चे जो हम पढ़ाते थे उतने का ही अपने को एक्सपीरियंस था। तो अब 30 इयर्स के अंदर में बच्चे कैसे रिसीव करते हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं, वो सब बड़ा है। उसके बाद फिर जो प्रकृति के अंदर में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के हिट होने का एक बड़ा कारण ये है कि जो प्रकृति के अंदर में हो रहा है, खासकर जो हमारे औसत भारतीय बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके लिए जो प्रकृति है, उनका जो आस पड़ोस है, उसमें जो कुछ हो रहा है वहाँ से ये किताब रिलेट करती है फिज़िक्स को। तो उनको लगता है कि अरे ये तो मेरी ज़िंदगी की बातें हो रही हैं, तो फिर वो उसके साथ में जोड़ते हैं, किताब के साथ में उनकी आस्थाएं जोड़ती हैं, भावनाएं जोड़ती हैं। तो वो है। अदरवाइज फिज़िक्स के इक्वेशन तो हमने कोई नए बनाए नहीं है। तो इस तरीके से करके है। लेकिन इधर जो प्रकृति में फिजिक्स देखने की मेरी क्षमता है वो इस 30 साल में तो बढ़ी है ना, काफ़ी बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। तो अब अगर मेरे को लिखने के लिए कहा जाए और कहा क्या जाए, मैंने लिख दी है। मैंने इस पूरे अपना जितना अनुभव बढ़ा मेरा, उसके आधार पर मैंने नई किताब लिख दी है, जिसके अंदर में कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स हर अध्याय के अंदर में जोड़े हैं। प्रेजेंटेशंस हमने काफ़ी बदल दिया है, नए तरह के उदाहरण लेके आ रहे हैं, नई तरह की परिस्थितियाँ लेके आ रहे हैं। और वो किताब पब्लिश हो चुकी है और उसका नाम है भौतिकी की समझ। भौतिकी की समझ। ओके। वो था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये है भौतिकी की समझ। हिंदी में लिखी गई है और वो बच्चे हिंदी माध्यम वाले उस किताब से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। जो खास बात है, अगर एक दो बातें मैं कहूँ कि क्या अधिक है इसमें, क्या नया क्या है 30 साल के अनुभव में से क्या निकाल के लाए, तो अपने घर में जो सामान होते हैं, आपका ये गिलास पड़ा है, इसमें पानी है, बोतल है, ये है, घर में जो सामान होते हैं उन सामानों से कुछ तो भी प्रयोग करना और उसके आधार के ऊपर वो फिज़िक्स के इक्वेशंस को लेकर के जाना, ये ब्लेंडिंग ये इस हिंदी वाली किताब के अंदर में है, जो कि उसमें नहीं थी। उसमें इक्वेशन ज़्यादा थे, मैथमेटिक्स ज़्यादा थे, डिस्कशन ज़्यादा थे। इसमें वो सब तो हैं ही, लेकिन साथ में ये जो हाथ से करो और उसके बाद उसको रिलेट कर लो अपने फिज़िक्स के इक्वेशंस के साथ में, ये नई चीज़ जो है जो हमने अपने दिनों में सीखी वो इसमें आई है भौतिकी की समझ। तो हम ये माने कि अगर समाज को आसान भाषा में भौतिकी समझानी है तो भौतिकी की समझ हाँ जी पढ़नी चाहिए। हाँ जी। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनको भी पढ़नी चाहिए, उनको भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में ये चीज़ें नहीं हैं जो कि भौतिकी की समझ में हैं, और जो दूसरी प्रचलित किताबें उनमें तो है ही नहीं। तो अंग्रेजी माध्यम वालों को भी भौतिकी की समझ पढ़नी चाहिए। और मैंने ध्यान रखा है कि जितने भी प्रकार के टेक्निकल टर्म्स आते हैं उन सबको हमने उनका अंग्रेजी साथ में रखा है, ताकि टेक्निकल टर्म में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषी होने का और अंग्रेज़ी भाषी होने का जो फ़र्क है वो ये है कि देखो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो सबके लिए फॉरेन होते हैं। चाहे मैं अपवर्तन कहूँ तो मेरा हिंदी भाषी बच्चा थोड़े ही अपवर्तन शब्द का उसने ज़िंदगी में कभी प्रयोग किया हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, या विकिरण और ये सब मैं बोलूँगा तो उसके लिए तो वो अंग्रेजी जैसा ही है। हाँ। तो उसको मैं रेडिएशन बोलूँ या उसको मैं विकिरण बोलूँ, दोनों ही मेरे हिंदी भाषी बच्चे के लिए उसको याद ही करना है उसको। तो वो समस्याएं उस प्रकार की होती हैं। तो इसलिए जब भी कोई टेक्निकल टर्म आता है भौतिकी की समझ में, तो साथ में उसका अंग्रेज़ी वाला भी रहता है कि अगर आपने ये सीखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, वो सीखा हुआ है तो भी। और जो बोलचाल की भाषा है हिंदी भाषी, अगर आप हैं बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो भाषा तो हिंदी समझ में आती ही है, बातें तो हिंदी में ही करते हैं। जी, तो हम उस किताब में बातें ही तो करते हैं विद्यार्थियों के साथ में, तो वो बातें हिंदी में चलती हैं। टेक्निकल टर्म आया तो उसमें साथ में अंग्रेजी भी रहता है। हमारी एक कलीग हैं अदिति, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जैसे डोरेमोन में कहीं भी एक डोर खुल जाता था और वो टाइम ट्रैवल कर लेता था, क्या ये पॉसिबल है इन फ्यूचर? मेरी तो समझ जितनी है उसके अनुसार ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
ये एक तरह का फिक्शन। हाँ, लेकिन एक उसका चीज़ ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि पास्ट की चीज़ों को आज देखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 100 साल पहले क्या हुआ, वो 200 साल पहले क्या हुआ, उसको मैं आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ। क्या अगर इसको कहते हैं टाइम ट्रैवल, तो हाँ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल? नहीं, फ्यूचरिस्टिक तो खैर छोड़ ही दीजिए, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक का तो कोई मतलब ही नहीं है और पास्ट का भी मतलब नहीं है, लेकिन मतलब जो समझाता है वो नहीं है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरी चीज़ है। जब हम स्टार्स को देखते हैं रात में, नाइट स्काई आप देखें तो कई 100 तारे दिख सकते हैं अगर पोल्यूशन नहीं हो तो, राइट। एक बार में आप जाएंगे तो आसमान में बहुत सारे तारे आपको दिख सकते हैं। और वो जो तारे दिखते हैं उसमें से बहुत सारे तारे होते हैं जहाँ से लाइट को आने में 500 साल लगते हैं, जहाँ से लाइट को आने में 150 साल लगते हैं, किसी में 200 साल लगते हैं, किसी में 100 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं। ऐसे सबसे हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है सूरज के बाद, उसको भी 4.5 साल लगते हैं वहाँ से लाइट को आने में। तो जब हम उसको चमकता हुआ आकाश में देख रहे हैं तो वो घटना अभी मैं देख रहा हूँ वो 500 साल पहले घटी थी। 500 साल लगे उस लाइट को यहाँ से यहाँ आने में। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं 500 साल पहले जो घटना हुई थी उसको आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो इसको अगर आप कहें कि हाँ देखो हमने टाइम ट्रेवल किया, 500 साल पीछे जो हो रहा था उसको मैंने आज बिल्कुल अपनी आंखों से देखा, हाँ यस, वो तो संभव है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता के जो उपदेश दिए वो फिर से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो वॉइस ब्रह्मांड में है, उनको फिर से सुनने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? वो हो सकता है, देखो उसमें फिजिक्स का कोई लॉ वायलेट नहीं होता है। अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करना टेक्नोलॉजिकली कितना कठिन है, कितना सरल है, ये कठिन है कहना। लेकिन अगर कुछ घटनाएं हुई हैं और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं तो वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स खोजे जा सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो सृष्टि है वो कुछ 14.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। अब 14.5 अरब साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हम तो खाली उसके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन वो कैलकुलेशंस करके आया कि वो जो धमाका हुआ जहाँ से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, उस धमाके के कारण से और हीट बहुत ज़बरदस्त पैदा हुई, खूब सारा हीट पैदा हुई। तो उस हीट के रेडिएशन, उस हीट का जो रेडिएशन है वो फैला और पूरे ब्रह्मांड में, मेरा कैलकुलेशन बताता है, जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस किए हैं, तो हमारा कैलकुलेशन बताता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो रेडिएशन है। ओके, और इतने दिनों में वो ठंडा होते होते अभी जो उसका टेम्परेचर है वो कुछ कैलकुलेशन से निकल करके आता है कि वो कुछ 2.7 केल्विन का होना चाहिए। अब लोगों ने उस रेडिएशन को खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। खूब सारा एक्सपेरिमेंट्स किया गया, यहाँ वहाँ, इस कोने पे, उस कोने पे, उस कोने पे, और लोगों ने एक्चुअली मेज़र किया कि यस दैट रेडिएशन एग्जिस्ट्स। 14.5 अरब साल पहले जो धमाका हुआ था उससे जो हीट निकली थी, उस हीट के कारण जो गर्मी है, वो गर्मी जो फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, उसको लोगों ने एक्चुअली मेज़र किया और वो 2.7 ही निकल करके आई। ओके, तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि उस रेडिएशन भी तो एक तरह का वाइब्रेशन ही है, जो रेडिएशन है वो भी एक तरह का वाइब्रेशन ही है। तो उतनी पुरानी उसको भी आज उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और कर रहे हैं, खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बढ़िया। और उसी से उनको पूरा यकीन है कि हमारी जो थ्योरी है बिग बैंग की, ऐसे विस्फोट हुआ और ऐसे हीट निकली, वहाँ से ब्रह्मांड बना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि वो कैलकुलेशन कह रहे हैं कि आज की तारीख में 2.7 केल्विन, यस इट इज़ वेरी मच देयर, नापा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने। तो अब ये है कि टेक्नोलॉजी अभी कितनी विकसित और होती है। जो साउंड के वाइब्रेशंस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पकड़ में आ जाएंगे, अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उनके सिग्नेचर्स नहीं बचे हैं तो। लेकिन अब इसमें
टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का सवाल है। हम किसी चीज़ के अंदर में उन साउंड के वाइब्रेशंस का कोई छाप छूटी हुई है क्या? जैसे डायनासोर्स के बारे में हम कैसे जानते हैं? उनको तो 6.5 करोड़ साल हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन वो चले थे फिरे थे, तो जो जहाँ पे वो चले थे वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका कुछ टुकड़ा गिरा था या पैरों की छाप बनी थी या कुछ हुए थे, वो मौजूद हैं रॉक्स के अंदर में। जो रॉक्स अपनी वो चट्टाने हैं उसके अंदर में कहीं कहीं पे उनके वो अवशेष मिल जा रहे हैं, तो पता चल रहा है। उसी प्रकार से अगर ये हमारे भगवान जो कहते हैं कि कृष्ण जी ने गीता का पाठ किया, शंखनाद किया, तो उस शंखनाद का जो असर किसी चीज़ पे पड़ा होगा और उसके अंदर में अगर कुछ डिफॉर्मेशंस और कुछ होगा जो कि आज की तारीख में भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो उसको पकड़ लेगी। तो इम्पॉसिबल है ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। हाँ, लेकिन इट इज़ मैटर ऑफ रिसर्च कि वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं। सर, ज्योतिष को लेकर के जी आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, ज्योतिष के 2 हिस्से हैं। जो भारतीय ज्योतिष है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें कि वो कैलकुलेशंस करते हैं, जब वो कहते हैं ना चंद्रमा इस घर में है और वो शनि उस घर में और ये तेरी आँख से जो पतरा होता है पूरा हाँ। और ये उसको, तो वो जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट्स वेरी साइंटिफिक, दैट इज़ वेरी साइंटिफिक। आपके जन्म के समय में जो अपने प्लैनेट्स हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं, किस जगह पर हैं और कैसे हैं, वो बहुत मैथमेटिकल है और अच्छा विज्ञान है, वो बढ़िया विज्ञान है। दूसरा पार्ट उसका होता है जिसमें कि उसका फल देखते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर है, चंद्रमा यहाँ है तो शुक्र वहाँ है, बुध वहाँ है, तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है, तो इस आदमी की आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है, वो प्रेडिक्शन का जो पार्ट है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल स्टैटिस्टिकल का मतलब कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा वाला जब कॉम्बिनेशन होता है, इस आदमी का ऐसा वाला कॉम्बिनेशन था तो इसकी ज़िंदगी ऐसी चली। तो ऐसा कुछ लोगों के ऊपर जब उन्होंने देखा भाला, तो उसमें से लोगों ने कुछ पैटर्न्स निकाले और उसको फिर भविष्य फल बता करके और उसको करना शुरू किए। उसका साइंटिफिक आधार नहीं है, साइंटिफिक आधार नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का साइंटिफिक आधार हो। जिसका साइंटिफिक आधार नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है तो करती है, लेकिन तब उसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और उतनी डेटा में से एक पैटर्न निकालना होता है वाकई। तो मेरे ख्याल से अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना पावरफुल टूल अपने पास में आया है तो शायद वो कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले लोगों ने प्रयास किया है। अपने जयंत विष्णु नागलिकर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने भी इस पर प्रयास किया था कि कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना जन्म का हमें जन्म कुंडली बताओ और फिर हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो चल रही है वो उस प्रेडिक्शन के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उन्होंने जो भी उनका गुनाह के अंदर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, इट वाज स्टिल ए स्मॉल डेटा सेट, और उसमें से कुछ रिज़ल्ट निकला नहीं। कुछ लोगों का मैच हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। तो अगर उसका साइंटिफिक आधार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अब ये ज़रूरत किस बात की है कि अब सारे लोगों का, हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सबका तो जन्म होता है ना, तो उन सब के जन्म का टाइम ले करके और उनका पतरा निकाल करके और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी उसके साथ मैचिंग कराना, तो अगर जितना बड़ा डेटा सेट पे काम होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम लोग कह पाएंगे कि प्रेडिक्शंस जो उन्होंने कुछ लोगों को देख करके कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, कोई पैटर्न है भी कि नहीं है। अगर कोई पैटर्न है तो निकल के आएगा कि ये पैटर्न है, नहीं है तो फिर आएगा कि नहीं है। तो ये है, तो अभी की तारीख के अंदर में वो फल वाला पार्ट जो है उसको मैं फलित ज्योतिष उसको मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो वैदिक गणित वाला है, हाँ, जो टाइम को कैलकुलेट करता है, करेक्ट, और वो पोजीशंस बताता है। हाँ। ये प्लैनेट यहाँ इतने एंगल पर है, दूसरा वाला प्लैनेट इतने एंगल पर है, तभी वो उसमें घरों में डालते हैं ना, ऐसा जो बुध को यहाँ रखेंगे तो शुक्र को वहाँ रखेंगे तो चंद्रमा सूरज वगैरह। दैट पार्ट इज रियली मार्वेलस। आपका बिलीफ है उसमें? बिलीफ का सवाल ही नहीं ना। अच्छा, तो उस बिलीफ का क्या सवाल है भाई, चंद्रमा जहाँ है पता है मैं कि कहाँ है। आज तो हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर्स हैं और वो प्रूफ हो रहा है। हाँ, अब तो हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, हमें सब पता है कि कौन सा ग्रह किस जगह पर है। तो अगर हमारे पूर्वजों ने बहुत सैकड़ों साल पहले
या 1000 साल पहले अपने ऑब्जर्वेशंस में से ये पैटर्न्स देखे थे, जो कैलकुलेशंस किए थे उन्होंने। आर्यभट्ट से लेकर शुरू होकर के भास्कराचार्य हैं, वराह मिहिर हैं, ये सारे लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशंस किया है, प्योर मैथमेटिक्स। और उसके कारण से मैथमेटिक्स के बड़े बड़े फार्मूला उन लोगों ने इजाद किए, क्योंकि उनको ज़रूरत थी एस्ट्रोनॉमी में उसकी। पूरी त्रिकोणमिति जो है वो अपने यहाँ विकसित हुई है। इतना सा अलजबरा का इतना सारा चीज़ें अपने यहाँ विकसित हुआ है। क्यों? इसी के कारण से, एस्ट्रोनॉमी के कारण से। जो उनको वहाँ पर उनके पोजीशंस वगैरह दिखते हैं, उसके आधार के ऊपर पूरी थियोरी डेवलप करना, इट इज़ वंडरफुल थिंग। तो ये सब यहाँ पर किया हुआ है, तो वो है, उसमें बिलीव बिलीव का सवाल ही पता नहीं होता। वो है। हाँ, बिलीव का सवाल आएगा जब फलित ज्योतिष में, वहाँ पे कुछ लोगों को बड़ा बिलीव होगा, प्रेडिक्शंस, और कुछ लोगों को कुछ लोग कहेंगे नहीं ये सबसे कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको। तो मतलब सूर्य को जल चढ़ाने से कुछ होता है? आई विल से कि भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ नहीं होता है। लोग जबरदस्ती स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, वो सूरज की किरणें पानी से निकलेंगी तो ये हो जाएगा, और ऐसा उसके बाद शरीर पे पड़ेंगे तो उसका ये असर पड़ेगा, वो असर पड़ेगा। देखो, जो बिलीफ्स भी जो होते हैं ना, उनको आप हमेशा साइंटिफिकली जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों करते हो? उसको आप अपने बिलीफ को डिग्रेड कर रहे हो। आप मान के चलो कि भाई ये साइंस के बस की बात नहीं है इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना है, तो आप क्यों साइंस की शरण में जा रहे हो? एग्जैक्टली, आप साइंस की शरण में जाके अपनी चीज को डिग्रेड करा रहे हो। अब हम जानना चाहेंगे सर कि खाली समय में आप क्या करते हैं। पहले तो वो खाली समय मिलता कितना है सवाल ये है, और फिर आप उसमें करते क्या है? देखो, खाली समय तो मिलता नहीं है, ये तो बात है, बिल्कुल बात है। लेकिन अगर मुझे मिले तो मैं क्या करूँगा? मैं लोगों से बातें करूँगा। लोगों से बातें करेंगे, विभिन्न कुछ भी बातें करूँगा, बातें करूँगा मैं। जितने मैं लोगों से बात करूँगा उतनी मेरा जो विज़न है वो बड़ा होगा, उतना संसार के साथ मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है वो उसके साथ मिक्सअप होगी, तो मैं बातें करूँगा। आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? हाँ, देखो, पढ़ने का तो वक्त होता नहीं अब नहीं होता। पहले होता था, तो उस समय में हम कहानियाँ भी पढ़ते थे हिंदी में। ऑफ कोर्स मैं हिंदी भाषी हूँ। कहानियाँ पढ़ते थे, नाटक पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे, ये सब तरह की चीज़ें होती थी। साहित्य पढ़ते थे, और साहित्य ही पढ़ा है मैंने ज़्यादातर। क्या कुछ बताएंगे साहित्य में? कोई याद रहे क्या वो कोई जो बहुत अच्छा? चीज़ें हैं, दिनकर जी की बहुत सारा बढ़िया साहित्य। रश्मि रथी, बिल्कुल, रश्मि रथी बहुत पसंदीदा किताब है मेरी। और वहाँ से अगर चले, वो दुर्गा प्रसाद खत्री की चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता, उसकी संतति 12 भाग उसके। पढ़ा आपने? हाँ, सब पढ़ा, मेरे पास है भी अभी भी। तो ऐसे कुछ किताबें पढ़ते रहते हैं। खाने में क्या पसंद है सर आपको? खाने में इंटरनेट पे तो ठेकुआ बहुत चलता है आपके नाम से कि ठेकुए की कहानी है। सर को तो ठेकुए की वजह से सर फिजिक्स में मास्टर हो गए एकदम। ये सच है? ठेकुआ बहुत पसंद है आपको? नहीं, बहुत पसंद की बात नहीं है। देखिए, क्या है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बचपन में बहुत ही विपन्न रही। ओके, तो हमारे घर में कोई स्वीट्स का आना, चॉकलेट्स का आना और इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल कोई स्कोप नहीं था। अपनी रोटी सब्जी मिल जाए तो बड़ी बात होती। नमक के साथ रोटी हमने बहुत खाई हुई है। सब्जी नहीं होती है घर के अंदर में, रोटियाँ सीख गई, नमक है अब खा लो, तो हमने बहुत खाई हुई है। तो उस समय में, उस परिस्थिति के अंदर में कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल है, कुछ अच्छी सी चीज़, अच्छी स्वादिष्ट चीज़ अगर अवेलेबल है, तो उसके लिए आकर्षण बहुत स्वाभाविक है। तो इट्स नॉट कि हमें रसगुल्ले से ज़्यादा ठेकुआ पसंद है। रसगुल्ला तो कभी नहीं आने वाला है। ठेकुआ जो है, छठ की पूजा होती है तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग प्रसाद का ठेकुआ वगैरह दे जाते हैं, तो अपने पास में रहता है थोड़ा सा। तो इस कारण से वो ठेकुए की कहानी है। तो हमारी माता जी ने, जब हम पढ़ाई नहीं करते थे और परीक्षाओं से हमें कोई मतलब ही नहीं होता था, नंबर देना है तो दो, ना देना है तो मत दो, मैं क्यों पढ़ाई करूं। लेकिन समझ में कोई कमी नहीं थी। क्लास में जाने में बिल्कुल हमने क्लास बंक नहीं किए, स्कूल में भी बंक नहीं किए। हमें नहीं समझ में आया, लेकिन आया भी तो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई भी तो स्कूल के अंदर में, मतलब हिंदी में पढ़ाई होती थी। तो पढ़ा हम सब कुछ,
परीक्षा में हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब परीक्षा में हम कैसे अच्छा करें इसकी योजना हमारी माता जी की कि मस्तिष्क की उपज है। हमारे बड़े भैया बहुत समझा के वो परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आया। हमारे पिताजी समझा के परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आया। तो ये योजना जो थी ठकुए वाली, ये हमारी माता जी के मस्तिष्क की उपज थी। छठ का पर्व आया तो उन्होंने एक्स्ट्रा ठकुए बनवाए। हमारे यहाँ पूजा नहीं होती थी, पड़ोस से ही आते थे, लेकिन पड़ोस वालों को ही कह करके उन्होंने अधिक मात्रा में बनवा कर के मेरे सामने उसको रखा। अब वो रखा है सामने और डील कर ली उन्होंने, किताब लेकर के आओ और यहाँ आप पेंसिल लेकर के आओ और बैठो, 1 घंटा पढ़ रहोगे तो 2 ठकुए मिल जाएंगे। तो भाई बच्चे ही तो थे, तो हम लग गए। अब लग गए तो फिर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किताबें पढ़ने शुरू कर दी तो पढ़ने का जो आनंद था, जो हमें पहले नहीं मालूम था, वो भी मिलना शुरू हो गया। तो किताबें पढ़ने लग गए, अपनी टेक्स्ट बुक्स। रिज़ल्ट अच्छे हो गए, इमीडिएटली एकदम जंप हो गया। कहाँ तो 30-40 नंबर नहीं मिलते कहाँ 60-70 आने शुरू हो गए, क्लास के अंदर पोजीशन आने शुरू हो गए। पहले तो एकदम लास्ट में होते थे, अंतिम 4-5 में होते थे, अब पहले 4-5 में होने लगे 2 ही साल के अंदर में, 1-2 साल के अंदर। तो वो था। और मेरी माता जी ने कभी स्कूल नहीं गया था, और मेरी माता जी ने कभी पढ़ाई भी नहीं की थी। शादी के बाद मेरे पिताजी ने उनको अक्षर ज्ञान कराया था। तब उन्होंने कुछ अपना जो सवेरे के समय कुछ रामायण पाठ वगैरह पढ़ना शुरू किया था। तो यानी जो ज़िंदगी जीने के लिए जो अपनी सोच होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि आप खूब सारा स्कूल कॉलेजेस में पढ़ोगे, डिग्री खूब बड़ी बड़ी लोगे, खूब से ढेर सारे नंबर लोगे, तब आपकी वो सोच विकसित होगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसीलिए आपने शिक्षा सोपान शुरू किया। वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारी माता जी इस बात का बहुत ज्वलंत उदाहरण है। आप कभी कोचिंग सेंटर्स में नहीं गए या उन्होंने अप्रोच तो ना किया? वैसी तो बात नहीं है, आप नहीं गए, जबकि आप पढ़ाना ही चाहते थे, तो वो ऑफर आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किए? ये क्या है ना कि कोचिंग सेंटर्स का जो मैंडेट होता है वो होता है परीक्षा पास कराना, परीक्षा के लिए तैयारी कराना। अब पास हुए नहीं हुए वो तो उसकी किस्मत की बात है, लेकिन उसका घोषित मैंडेट है ये कि भाई हम आपको इस परीक्षा की तैयारी कराएंगे और उसके बाद फिर उसमें से सिलेक्शन होगा। जबकि पढ़ाई जो है वो पढ़ाई एक पूरी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है अगर ढंग से हो, नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर ढंग से हो बढ़िया तो वो पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो जो परिस्थितियां हैं उसमें है कि वो कोच करके पढ़ाई जाती, कोच के कोचिंग इंस्टीट्यूट कोच के पढ़ाई जाती, ठूस के पढ़ाया जाता है ना, तो पूरा कल्चर खराब हो जाता है। तो मैंने थोड़े दिन जाके देखा था यहाँ वहाँ जो पटना में कोचिंगें चलती थी, मैंने कहा नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखने का चस्का था, तो कहाँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स दुनिया के साथ जोड़ के लिख रहे हैं, और कहाँ ये एकदम फार्मूला के साथ में जुड़े पड़े हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, इक्वेशन से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। वो फार्मूला इक्वेशन आए कैसे, क्यों आए, उसका क्या मतलब है, उससे कोई बहस नहीं हो रही है। तो इसलिए वो कल्चर मुझको भाया नहीं, तो हमने वो उस लाइन पे हम गए नहीं कभी भी। और अभी तो जो परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ी हैं कोचिंग के कारण से, लोगों का कितना स्वास्थ्य खराब हो रहा है। समहाउ ये एक समा बंधा हुआ है कि IIT में एडमिशन हो जाएगा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत आराम की ज़िंदगी। इतना बड़ा मिथ है ये, इतना बड़ा मिथ है, और इस मिथ के साथ सारे पेरेंट्स जी रहे हैं, सारे विद्यार्थी जी रहे हैं। IIT में पहुँच के क्या होगा? अब आप देखो IITs का JEE एडवांस का जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी, हम कोई कोटा वोटा की बात नहीं करें, जनरल कैटेगरी, 2025 का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिल्ली IIT ने दिया है, 2024 का भी है, वो दोनों रिकॉर्ड्स मेरे पास में हैं, क्योंकि हम इसी रिसर्च कर रहे थे कि ये JEE का जो कुप्रभाव हो रहा है, तो उसके बारे में 360 नंबरों की परीक्षा होती है, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की JEE में एडवांस में। 360 में से जो जनरल का कट ऑफ है वो है 74। जिसने 74 मार्क्स लाए हैं वो हो गया क्वालिफाई,
उस जो हम 20-25 हज़ार कह रहे हैं कि वो क्वालिफाई हो गए, आईआईटी में जाने के योग्य हो गए, 360 में से 75 नंबर ला करके आप अगर जा रहे हो आईआईटीज़ के अंदर में, तो वहाँ जाके कितने परेशान होने वाले हो? आपको आता ही क्या है? आपको आता ही क्या है? 20% होता है। अगर 360 में से आप 74 नंबर ला रहे हैं तो जस्ट 20% है। तो आप 20% के लायक हो, आप तो पास करने के लायक नहीं हो। फर्स्ट डिवीज़न और डिस्टिंक्शन तो छोड़ ही दो। और आप सोचते हो कि आपने जेईई क्वालिफाई कर लिया, एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, बहुत बड़े, इस भ्रम में अगर रखा जा रहा है लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, वो भ्रम जब टूटेगा तो क्या हालत होगी उनकी, आप सोचो। कैसे उसकी मनोदशा कैसी होगी? जिसको इतनी माला वाला पहना करके ये देखो रिलेशंस पर सबने बधाइयाँ दी और ये किया वो किया, वो बच्चा वहाँ जाने के बाद वहाँ भी 20% ही लाता है। वहाँ भी उसको 20%, उसी के लायक है ही वो, वहाँ भी 20% लाता है। 300-400 बच्चे हमारे वहाँ पे फेल होते हैं। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि 15 उनको जितने सीट हैं उतने लेने हैं, तो चाहे जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ तो बाकायदा पास फेल होता है जैसे स्कूल में होते हैं। तो 300-400 बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में। अब उनके मन में क्या गुजर रही होगी सोचो, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई वहाँ पे। फिर लोग बहक जाते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। जो ड्रग तस्कर्स हैं वो तो इन्हीं सब की तलाश में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको फंसाते हैं, तो वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ते हैं। ये सब भी होता है आईआईटीज़ के अंदर में। आईआईटीज़ के अंदर में ड्रग्स एक बड़ी समस्या है। आईआईटी कानपुर में फॉर्चुनेटली नहीं है, हुई थी लेकिन इन्होंने कंट्रोल कर लिया अच्छी तरीके से। आईआईटी गुवाहाटी में बहुत बड़ी समस्या है, आईआईटी बॉम्बे में बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की। तो ये क्यों जा रहे हैं उधर, क्या कर रहे हैं? तो इतना बड़ा जो चक्कर चल रहा है। हमारे 1975 वगैरह में जब मैं पढ़ा करता था, मैंने जेईई कभी दी नहीं, मैं जब पढ़ा करता था मेरे कॉलेज से 20-25 लोगों का एडमिशन हर साल होता था आईआईटीज़ के अंदर में। किसी को स्ट्रेस नहीं था, किसी को स्ट्रेस नहीं था। सब लोग हंसते खेलते उसी कॉलेज की पढ़ाई से, उनको तो जितनी सीट है उतने तो लेंगे ही ना। सारे कोचिंग बंद कर दो तो भी उनको उतनी सीट जितने उतने तो लेने ही लेने। तो ये सारा जो इतना सारा स्ट्रेस पड़ रहा है कोचिंग्स के कारण से, तो आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट कि ये समाज के अंदर में ऐसे कैसे हो रहा है। अब चूँकि मैं 23 साल वहाँ रहा हूँ आईआईटी कानपुर के अंदर में, तो मेरी सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ना। उन बच्चों के साथ मैंने बैठ के कितने सेशंस गुजारे हैं उन बच्चों के साथ में, जो हाँ ये भी है कि सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ये लोअर कट ऑफ है ना, 20 वाले, 80 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी है, वो आईआईटी के अंदर में भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं, और मेरे को तो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती है सिंपैथी, तो उन्हीं के साथ जब ज़्यादा बातें करता हूँ मैं, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनके साथ बैठ करके उनका दुख दर्द जो है वो बांटता हूँ मैं। तो वो 23 इयर्स का मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो सर के इन्हीं अनुभवों के साथ हम अनएक्सप्लोर्ड के सेशन को आज यहीं पर संपन्न करते हैं। सर के साथ बात करके मन कृतज्ञता से भर गया और हम बार बार चाहेंगे कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे दर्शकों को, उनके पेरेंट्स और उनके बच्चों को आईआईटी और जेईई के जंजाल से निकालने की प्रेरणा दें और पढ़ने के साथ साथ सीखने की जो परंपरा है उसको लोग समझें और जानें। इसी के साथ अनएक्सप्लोर्ड के सेशन पे मैं शिखा आपको नमस्कार करती हूँ।